So are you able to see my screen? Hopefully yes. तो कल तक हमने क्या क्या देखा था इसका एक छोटा सा समराइजेशन देख लेते हैं. सो एग्रीगेट डिमांड हमने देखी थी क्या होती है. हमने Yes, ma'am. ओके एग्रीगेट डिमांड हमने देखी थी. एग्रीगेट सप्लाई थोड़ा देखा था क्या होता है. और उसके बाद हमने देखा था इफेक्टिव डिमांड क्या होती है. हमने उसका एक वीडियो भी देखा था जिसमें लिखा था कि अगर आपके पास डिजायर हो, एबिलिटी टू पे हो और विलिंगनेस टू पे हो, इसके साथ आप एक्चुअल कुछ पे करके डिमांड करे या फिर आपको पे करके कुछ कंज्यूम करे, देन इट इज कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड. टिल दैट टाइम एग्रीगेट डिमांड ही रहता है. और एग्रीगेट डिमांड इफेक्टिव डिमांड में कन्वर्ट होता है जब ये तीन फैक्टर एक साथ आते हैं. ओके और ये तीन फैक्टर्स होने चाहिए इफेक्टिव डिमांड कन्वर्ट होने के लिए. और इफेक्टिव डिमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है इक्विलिब्रियम के लिए. ओके बिकॉज हमें जब इफेक्टिव डिमांड पता चलता है तो ही हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इनकम एम्प्लॉयमेंट कितना रहेगा, आउटपुट कितना रहेगा, इसके बारे में पता चलता है. अगर आपको याद है हम यही थ्योरी देख रहे हैं कि थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट. ओके तो एग्रीगेट डिमांड का एक्चुअली सर्कुलर फ्लो से मतलब हमने जो देखा था सर्कुलर फ्लो, अगर आपको याद है दो सेक्टर वाला, हाउस होल्ड फर्म्स. तो क्या होता है, फर्म्स को इनपुट चाहिए होता है, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप. ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. तो ये सब किसके पास रहता है पहले से, हाउस होल्ड्स के पास. तो हाउस होल्ड्स के पास जो रहते हैं वो फर्म्स को चाहिए होता है. अब अगर कुछ चाहिए मुझे मेरे प्रॉफिट के लिए तो मैं लेती हूँ अगेंस्ट मनी. तो उनके लिए मैं कुछ पे करती हूँ. पे क्या होता है, लैंड के लिए मैं रेंट पे करती हूँ, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, लेबर के लिए वेजेस और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट मतलब पैसे. ओके सो ये सब जो है वो मैं पे कर देती हूँ. आई विल पे बैक टू हाउस होल्ड्स एज अ फर्म. तो वो मनी फ्लो हाउस होल्ड की तरफ आता है. लेकिन फर्म जो भी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो वो किसको प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज या फिर वो किसको बेचते हैं, ये सब हाउस होल्ड को ही बेचते हैं. तो हाउस होल्ड वाले जब ये चीजें खरीदते हैं तो खरीदना मतलब पैसे देते हैं. पैसे किनके पास जाते हैं, जो भी उनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करने के लिए फर्म से ही पैसे मिले हैं उनके साथ ही वही यूज करके वो कुछ चीजें खरीदते हैं और फिर फर्म्स के पास पैसे जाते हैं. और इसकी वजह से ऐसे बोला जाता है कि हाउस होल्ड का जो भी टोटल एक्सपेंडिचर है वो ही फर्म्स का टोटल इनकम है. और फर्म्स का जो भी टोटल एक्सपेंडिचर है वो ही हाउस होल्ड का टोटल इनकम है. इसीलिए ऐसे बोला जाता है टोटल इनकम इन इकोनॉमी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी. ओके तो एक्चुअली एग्रीगेट डिमांड जो हमने देखी थी पूरे कम्युनिटी या फिर पूरे इकोनॉमी की जो डिमांड रहती है वो उसका क्या रिश्ता है ये सर्कुलर फ्लो से, वो हमें देखना है. ओके लेट्स सी क्या लिखा है यहाँ पर. एग्रीगेट डिमांड कैन बी इलुस्ट्रेटेड बाय रेफरेंस टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. हम एग्रीगेट डिमांड को सर्कुलर फ्लो के हिसाब से भी देख सकते हैं. एग्रीगेट डिमांड इज जनरेटेड एज अ इनकम as income is transferred to the spending as a result of circular flow of income. तो aggregate demand कैसे generate होता है, इनकम जब ट्रांसफर होता है as a spending as a result of circular flow of income. तो हाउस होल्ड में जो भी इनकम आया है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करने के लिए, तो वो इनकम जब आप दे देते हो फर्म्स को कुछ चीजों के लिए, कुछ चीजें खरीदने के लिए, देन इट इज कॉल्ड एज स्पेंडिंग ऑफ हाउस होल्ड. और सिमिलरली ये जो इनकम उन्हें मिल रहा है फर्म्स को क्योंकि कुछ चीजें खरीदी गई है जो इन्होंने प्रोवाइड किए हाउस होल्ड्स को, तो वो जो इनकम मिल रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है उनके एक्चुअल एक्सपेंडिचर में. ओके तो उनको क्या बोला जाता है, फर्म्स का स्पेंडिंग. तो मतलब जो भी इनकम होता है वो ट्रांसफर हो जाता है स्पेंडिंग में as a result of circular flow of income. Income is spent on the consumer goods and services, C मतलब consumption, plus spending on capital goods by firm, that is investment. मतलब income कैसे spend होता है, C plus I. Spending is also generated by government
when it allocates resources to the public goods, merit goods, and income transfers, such as pensions benefit, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा। तो जब भी आप वो दो सेक्टर में गवर्नमेंट का तीसरा सेक्टर ऐड करो तो उसमें जी भी ऐड हो जाता है। दैट विल बी सी प्लस आई प्लस जी, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स। फाइनली देयर इज नेट ओवरसीज स्पेंडिंग, मतलब नेट ओवरसीज स्पेंडिंग मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का टोटल डिफरेंस। एक्स मतलब एक्सपोर्ट माइनस एम माइनस मतलब इंपोर्ट, ओके, विच इज overseas spending on an economy's exports of goods and services less what is the economy spends on the importing goods and services। समझ में आ रहा है आपको? लेट्स सी आगे क्या आता है इसके। See, this is the circular flow that we were seeing, okay? So अगर आप देख पा रहे हो तो हाउस होल्ड है, फर्म्स है, ओके, यहाँ पर, और इनकम है, स्पेंडिंग है। तो फर्म्स जो भी इनकम मतलब जो भी स्पेंड कर रही है, कंज्यूम कर रही है, उसका वो इनकम हाउस होल्ड को मिल रहा है। और सिमिलरली फर्म्स अपने गुड्स और सर्विसेज हाउस होल्ड को दे रही है और हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रही है, ओके। सिमिलर ये बाहर का जो फ्लो है वो है गुड्स एंड सर्विसेज का या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, जिसे हम बोल सकते हैं इट इज नॉट अ मनी फ्लो, इनकम फ्लो। लेकिन अंदर जो सर्कल है दैट इज कॉल्ड मनी और इनकम फ्लो, क्योंकि अंदर हाउस होल्ड जो गुड एंड सर्विस यूज कर रहे हैं फर्म से लेकर, उसके लिए जो पे कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्पेंडिंग। और ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स को दिया जा रहा है हाउस होल्ड के साथ, उसके लिए फर्म्स जो हाउस होल्ड को पे कर रहे हैं इनकम्स, ये फ्लो है, ओके। सो हमें क्या क्या दिख रहा है इसके साथ? जब भी हम फाइनेंशियल सेक्टर को ऐड कर रहे हैं, मतलब बैंक्स या फिर कैपिटल मार्केट, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हाउस होल्ड में सेविंग्स रहेंगे या फिर हमारे एक्सपेंडिचर साइड में, और इनकम साइड में उसका ही इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट होगा। गवर्नमेंट को ऐड किया तो टैक्सेस बढ़ेंगे टी, और दैट इज पब्लिक सेक्टर, ओके। और गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी होगा, ओके। टैक्सेस होगा गवर्नमेंट के लिए इनकम, और गवर्नमेंट के स्पेंडिंग, खुद के खर्चे जो होंगे वो हो गए गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो ट्रेड सेक्टर जब आप ऐड करते हो, इंटरनेशनल ट्रेड, तब हो गए इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट। तो एक 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 करके आपका सेक्टर बढ़ता जाएगा, और ये सब की जो एग्रीगेट डिमांड रहेगी that is what we called aggregate demand into circular flow। मतलब एक्चुअली इफेक्टिवली कुछ डिमांड होगी क्या ये हमें पता नहीं है, लेकिन पूरे के पूरे कंट्री में या फिर पूरे के पूरे इकोनॉमी में, इवन इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ट्रेड, हमें कितना डिमांड हो सकता है इसका एस्टिमेट लगाना, दैट इज एग्रीगेट डिमांड, ओके। लेट्स सी कि इसके एग्रीगेट डिमांड के बारे में हम और क्या जान सकते हैं। Aggregate demand is the total demand for final goods and services in economy। Aggregate demand का मतलब क्या है? Total goods का and services का demand in the economy। It also refers to the total amount of money which all sectors just wait, okay, मैं गलती से record, yep, it's on, sorry। It also refers to the total amount of money which all sectors are ready to spend and purchase of goods and services। तो इसका मतलब ये जो एग्रीगेट डिमांड है इसको टोटल अमाउंट ऑफ मनी भी बोला जा सकता है जो हर एक सेक्टर में स्पेंड हो रहा है टू परचेस गुड्स एंड सर्विसेज। अभी के लिए हमने देखा था टोटल एक्सपेंडिचर मतलब ही टोटल इनकम, रिमेंबर दैट। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद एग्रीगेट डिमांड इज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पे आप एक्चुअली कितना खर्चा करते हैं, सी प्लस आई। इसके लिए कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड होते हैं, पहले हाउस होल्ड और प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड दैट इज सी, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट हाउस होल्ड्स आर एबल और विलिंग टू बाय। हाउस होल्ड में क्या क्या बाय होता है उसके वैल्यू, okay, that is a C।
देन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, प्राइवेट हाउस होल्ड्स की, प्राइवेट फर्म्स की इन्वेस्टमेंट की डिमांड. ओके, दिस रिफर्स टू द प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन बाइंग अ न्यू कैपिटल एसेट्स like machines, buildings, and raw materials by private entrepreneur. This investment is done to increase production capacity in the future. So आगे वाली हमारी कैपेसिटी बढ़े प्रोडक्शन की, इसलिए हम ये खर्चे करते हैं. दैट इज अवर कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट आय, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. सो सी देखा हमने, आई देखा. उसके बाद आता है गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज जी. It is a government expenditure on purchase of consumer and capital goods to fulfill common needs of society. Okay? इसके बाद आता है net exports, that is exports minus imports demand. तो x minus m. Net exports in the different is a difference between exports of goods and services and imports of goods and services. हमने बहुत बार देखा है भाई ये x minus m during a given period. Net exports show the demand of foreign countries for our goods and services over our demand for foreign countries goods and services. हमारे कंट्री में जो भी बन रहा है उसके लिए फॉरेन क्या डिमांड कर रहा है और हमारी फॉरेन चीजों की क्या डिमांड है, इसके बीच का डिफरेंस, दैट इज x minus m. This strengthens the income, output and employment process of our economy. इसकी वजह से हमारे इकोनॉमी का इनकम सोर्स, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन सोर्स और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों चीजें सुधारती है. इसीलिए एग्रीगेट डिमांड का अगर लॉन्गर इक्वेशन हम देखें, अगर आपको एग्रीगेट डिमांड की नोट लिखनी है तो इसके लिए आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट कंप्लीट. ओके, सो क्या है, कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये चार चीजों को ऐड करके आपका एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा. ये जो मैंने आपको स्लाइड अभी दिखाई, 2 स्लाइड्स, क्या आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है? इज देयर अ स्लाइट डिफिकल्टी कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है? प्लीज लेट मी नो अगर है. मेरी टीचिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है, किसको भी प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो एक इन्वेस्टोपीडिया नाम, या श्योर आई विल. थैंक गॉड, मतलब फिर मुझे ऐसा हो जाता ना मैं अच्छी वाली टीचर हूँ. अभी अच्छा है अगर कोई पूछता है तो. ओके, लेट मी गेट बैक टू यू विद दैट. लेट्स सी, एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरे इकोनॉमी में कितना डिमांड है. ओके, लेकिन हमने ये देखा कि एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या क्या सोर्स से हम डिमांड कर रहे हैं. तो इसके लिए 4 सोर्स हमने बताए. ओके, 4 सोर्स कौन से है? पहले है प्राइवेट कंजम्पशन के लिए हमने जो डिमांड की है, मतलब घर में जो कंज्यूम कर रहे हैं हम, खाना पानी, जो भी आप देखो, यहाँ वहां आपके यहाँ वहां देखो, जो भी मिलेगा दैट इज अ प्राइवेट कंजम्पशन. सो उसके लिए हम सी बोलते हैं. फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मतलब जो छोटी छोटी फर्म, इंडस्ट्री, ये सब चीजें रहती है, उनमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसके हिसाब से जो आय बनता है वो, उसका डिमांड इकोनॉमी में कितना है. ओके, और उसके बाद आता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट अपने डे टू डे एक्टिविटीज पे, गवर्नमेंट अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स पे कितना खर्चा करती है या फिर उसके लिए क्या क्या डिमांड करती है, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. सो पहले था प्राइवेट कंजम्पशन, दूसरा था इन्वेस्टमेंट आय, तीसरा था गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट के डिमांड पर. और उसके बाद चौथा एक बचता है, दैट इज अगर इंटरनेशनल ट्रेड कंट्री में चल रहा है, और हर एक कंट्री में वो चलता ही है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो डिफरेंस है वो हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट जो भी हम लेते हैं उससे हमें इनकम मिलता है, क्योंकि हम बाहर के देशों में चीजें बेचते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट, राइट. और इंपोर्ट क्या होता है, हमसे पैसे जाते हैं बाहर के देश में क्योंकि हम कुछ चीजें खरीदते हैं बाहर से. तो जो पैसे गए और जो पैसे आए उनके बीच में डिफरेंस निकालना है, और वो जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड x माइनस m, और ये डिफरेंस हम ऐड कर लेते हैं. इसीलिए एग्रीगेट डिमांड का इक्वेशन बन जाता है c प्लस i प्लस g प्लस इन द ब्रैकेट x माइनस m. नाउ इज देयर एनी कंफ्यूजन?
Can I go forward? Okay, let's go. सो इन्वेस्टोपीडिया नाम की एक साइट है जिस पर बहुत ही इजी वर्ड्स में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को एक्सप्लेन किया जाता है. लेट्स सी इन्वेस्टोपीडिया में आज एग्रीगेट डिमांड के बारे में हमें क्या पता चलता है. ओके, सो या डेफिनेटली ये देखा था, लेकिन मुझे आपको ये वीडियो दिखानी है. आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? अगर नहीं दिख रही है तो बताओ मुझे. ओके, आई एम स्टार्टिंग दिस वीडियो. Aggregate demand is a macroeconomic term describing the total demand in an economy for all goods and services at any given price level in a given time period. ओके, सो इन्होंने क्या बताया? एग्रीगेट डिमांड का एक सीधा साधा एक्सप्लेनेशन. इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक टर्म. हम मैक्रो इकोनॉमिक से सीख रहे हैं. उसके साथ क्या बताया? द टोटल डिमांड इन इकोनॉमी में पूरी की पूरी जो डिमांड है फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एट एनी गिवन प्राइस लेवल इन अ गिवन टाइम पीरियड इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. ओके विद दिस? In a given time period. As such, aggregate demand is the demand for the gross domestic product of a country. अगर आपको याद है, जो भी हमने जीडीपी का इक्वेशन देखा था, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस सेम ही फॉर्मूला है एग्रीगेट डिमांड का. इजी है याद करने के लिए. जीडीपी अगर याद रखो तो एग्रीगेट डिमांड याद रहेगा. एग्रीगेट डिमांड को याद रखना है तो जीडीपी याद रह सकता है. ओके, जस्ट अ मिनट. Okay, cool. So are you okay with this now? कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड फॉर दिस जीडीपी ऑफ अ कंट्री. एग्रीगेट डिमांड क्या है? इट इज अ डिमांड फॉर द जीडीपी. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डिमांड है. Product of a country. Aggregate demand, AD, equals C plus I plus G plus X minus M. In this formula, C stands for total consumer expenditures on goods and services. I stands for the total investment spending by companies for capital goods such as factories, equipment, and computers. आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है. आपको इसमें कोई मतलब शंका है? इसमें कोई डिफिकल्टी है? प्लीज लेट मी नो. ओके. G stands for government expenditures for publicly provided goods and services such as roads, bridges, and Medicare. X stands for exports and M stands for imports. They are netted together to represent a country's balance of trade. If you were to represent aggregate demand graphically, the aggregate amount of goods and services demand. तो अभी के लिए तो हमने देखे थे C प्लस आई प्लस जी और ये. तो ये बोल रहा है अगर आपको ये ग्राफिकली शो करना है, मतलब ग्राफ में, बिलीव मी इसके आगे थोड़े थोड़े ग्राफ हमें सीखने पड़ेंगे. और मैं आपको एक बताने वाली थी कि अगर आप मेरे साथ ही ग्राफ ड्रॉ करोगे तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आएगा. आर यू अप फॉर इट? कि अब जब भी मैं आपको कुछ ग्राफ के बारे में बता रही हूँ, नॉट लाइक राइट नाउ, मैं बताऊंगी आपको, तो आपको क्या करना चाहिए? वो ग्राफ मेरे साथ निकालना चाहिए. मैंने ऑलरेडी वो निकाल कर रखे हैं और मैं वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ. अगर आप वो निकालते हो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. प्लीज ट्राई दैट. ओके, लेट्स स्टार्ट. कि ये ग्राफिकली एडी कैसे दिखाते हैं हमें. Demanded is represented on the horizontal x-axis, and the overall price level of the entire basket of goods and services is represented on the vertical y-axis. तो अगर आपको डिमांड लॉ याद है, गुड्स एंड सर्विस जो एक्स एक्सिस पे अभी दिखाई गई है, इसको ही हम क्वांटिटी बोलते थे क्यू, और वाई पे जो ओवरऑल प्राइजेस दिखाए गए हैं इसको हम बोलते थे पी प्राइस. इजी है राइट? एक्स एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी होती थी, वाई एक्सिस पे हमारी प्राइजेस होती थी. अभी के लिए भी वही बता रहा है, सिर्फ क्वांटिटी को क्या बोला गया है? गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी. और प्राइजेस को क्या बोला गया है? ओवरऑल प्राइजेस. The aggregate demand curve, like most typical demand curves, slopes downward from left to right. Demand. तो ये स्लोप कैसे होता है? डाउनवर्ड, क्योंकि डिमांड कम 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 होती जाती है. निगेटिव स्लोप है. हमेशा डिमांड कर्व निगेटिवली स्लोप्ड रहता है, डाउनवर्ड रहता है, लेफ्ट टू राइट. क्योंकि डिमांड कम होती जाती है.
पीरियोडिकली, जैसे आपके प्राइस बढ़ते हैं वैसे आपकी डिमांड घटती है। तो अगर आप एक्स एक्सिस पे आगे 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 जाओ तो 1 रुपए के लिए ज्यादा डिमांड है 8 रुपए की, 2 रुपए के लिए 7 हो जाएगी, 5 रुपए के लिए 3 हो जाएगी। सो दैट इज हाउ एग्रीगेट डिमांड गोज डाउन। जैसे पैसे बढ़ेंगे उसके हिसाब से आपकी डिमांड घटती जाएगी। इनवर्स प्रोपोर्शन है, राइट, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, इसीलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग निगेटिव कर्व होता है। कैसे? डाउनवर्ड स्लोपिंग निगेटिव कर्व फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम, लेफ्ट के ऊपर वाला कॉर्नर और राइट के नीचे वाला कॉर्नर, ऐसे। ओके and increases or decreases along the curve as prices for goods and services either increase or decrease. In addition, the curve can shift due to changes in the money supply. तो जैसे जैसे आपके हाथ में मनी बढ़ता है, पैसे बढ़ते हैं, परचेसिंग पावर बढ़ती है, उसके हिसाब से उसका स्लोप चेंज होता है। ओके लेकिन अभी के लिए हम इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपने इलास्टिसिटी ऑलरेडी पढ़ा है। अगर नहीं है, उसमें कुछ डिफिकल्टी है, प्लीज लेट मी नो, मैं आपको इलास्टिसिटी पे एक छोटा सा लेक्चर दूंगी। ओके लेकिन अभी के लिए मैं ये एक्सप्लेन नहीं करने वाली क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा फिर। Or increases and decreases in tax rates. ओके सो होपफुली अभी के लिए जो हमने वीडियो देखा वो आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या आपको ये वीडियो में? ओके ओके मुझे सुनाई नहीं दिया था वो, लेकिन अगर है कुछ तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके aggregate demand is the total demand by domestic and foreign households and firms of an economy's scarce resources. इकोनॉमी के पास जो जितने कम ऐसे रिसोर्स होते हैं हर बार, तो उसके लिए जो डिमांड है, less the demand of domestic households and firms for the resources from abroad. तो डोमेस्टिक डिमांड एंड डिमांड फ्रॉम अब्रॉड, इनको कलेक्ट करके एग्रीगेट डिमांड मिलता है। यही हमने देखा था। मैंने सिर्फ आपको ये बार बार मतलब आपके माथे पे ऐसे मतलब मारने के लिए ऐसे सोचो कि मैंने ये आपको लिखकर फिर से दिखाया है कि कैसे हम कर रहे हैं। ओके इक्वेशन आप पढ़ लीजिए एक बार 1 मिनट के लिए और फिर मैं आगे चलती हूँ। इज देयर एनी सिंगल डाउट अबाउट इट? टोल्ड यू मेरा सिखाना बहुत ही अच्छा हुआ है। ओके मैं आगे जा रही हूँ। सो हम ये कंक्लूजन पे आए हैं कि एग्रीगेट डिमांड एडी इज इक्वल टू सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का टोटल या फिर डिफरेंस। सो द एग्रीगेट डिमांड कर्व जो अभी हमने देखा था वीडियो में, लेकिन एक बार फिर, द एग्रीगेट डिमांड कर्व shows the relationship between aggregate demand and the price level. It is assumed that the aggregate demand curve will slope down from left to right. This is because all components of aggregate demand except imports are inversely related to price level. तो क्यों स्लोप लेफ्ट टू राइट होगा और डाउनवर्ड होगा? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के इंपोर्ट छोड़ के बाकी सब कुछ ये इनवर्सली रिलेटेड है। तो कंजम्पशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस। जैसे प्राइस बढ़ेंगे कंजम्पशन कम होगा, जैसे प्राइस बढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट कम होगा, आय कम होगा, जैसे प्राइस बढ़ेंगे एक्सपोर्ट्स कम होंगे, जैसे प्राइस बढ़ेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कम होंगे। तो एडी के जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स है वो भी सब प्राइस से इनवर्सली रिलेटेड है एक्सेप्ट इंपोर्ट्स। लेकिन अगर आपको याद है तो हम इंपोर्ट्स ऑलरेडी लेस कर रहे हैं x माइनस एम करके, तो इसका ऑलरेडी इंपैक्ट हम काउंट कर रहे हैं। ओके तो ये ग्राफ कैसे दिखता है? प्राइस लेवल y एक्सिस पे, नेशनल इनकम दैट इज रियल जीडीपी, ये ऑलरेडी सेम ग्राफ है। ओके अगेन यहाँ पर इनकम दिखाई दे रहा है आपको, और इसको नेशनल इनकम जो होता है वही आपका एक्चुअली आउटपुट रहता है। आपको पता है जीडीपी ही आपका नेशनल इनकम मतलब कंट्री का पूरा आउटपुट का प्राइस बताता है। इसके लिए वो भी हम क्वांटिटी को कंसिडर कर सकते हैं। ओके तो ये रही हमारी क्वांटिटी, ये रही हमारी प्राइस,
और ये रहा डाउनवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट डिमांड का कर्व. वेरी इजी. ओके. फॉर कन्वीनियंस द एडी कर्व इज नॉर्मली ड्रॉन एज अ स्ट्रेट लाइन. कन्वीनियंस के लिए हर बार स्ट्रेट लाइन नहीं होता. पिछले ही वीडियो में हमने देखा था वो पूरा ऐसा कर्व था, राइट? तो it is drawn as a straight line through, though it can be argued that it is more likely to be non-linear. तो non-linear मतलब linear straight line जैसा होने वाला नहीं है डिमांड कर्व in reality, and many suggesting it has a rectangular hyperbola shape. अब ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि मुझे पता है मैं आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है वो अभी के लिए पढ़ाने वाले नहीं हूँ. It is also claimed that the downward slope of AD curve reflects normal macroeconomic condition. So that is a normal macroeconomic condition, and that जब भी डीप रिसेशन होगा, मतलब जैसे 2008 में आया था, रिमेम्बर हमने देखा था लास्ट वाले लेक्चर में, तो एडी कर्व्स बिकम वर्टिकल. वर्टिकल मतलब ये ऐसी स्ट्रेट लाइन. तो इट्स टाइम फॉर ड्राइंग. आई लाइक व्हेन आई ड्रॉ. तो अगर वर्टिकल मतलब ये, तो रिसेशन के टाइम पीरियड पे आप कितना भी प्राइस बढ़ाओ या फिर कम करो, ओके, आपकी डिमांड वो ही रहने वाली है, आपकी क्वांटिटी वो ही रहने वाली है. व्हाटएवर विल बी ऑन द एक्स एक्सिस. समझ में आ रहा है आपको? तो मतलब दैट इज हाईली अनइलास्टिक, इनइलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक एग्रीगेट डिमांड. आपको ये समझ में आ रहा है? तो उसके हिसाब से हमें आगे वाली स्लाइड पे जाना होगा. तो एक्चुअली जो आपको अगर नोट आती है पेपर में, तो आपको क्या फिगर ड्रॉ करनी है और आपको उस फिगर के साथ क्या लिखना है ये हमें देखना है. ओके, सो लेट्स सी कि एग्रीगेट डिमांड कर्व. अब देखो वाई एक्सिस पे क्या है हमारा, एक्सपेंडिचर. और एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, और अगर दूसरा भी सेक्टर है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. याद आ रहा है? एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, CIG, राइट? तो ये आपके वाई एक्सिस पे एक्सपेंडिचर है, ओके, और एक्स एक्सिस पे इनकम है. एक्स एक्सिस पे आपका इनकम दिखाई दे रहा है हमें. आर पॉइंट से एक जो स्लैंटिंग लाइन जा रही है, लेट मी जस्ट हाईलाइट दैट. ओके, ये जो स्लैंटिंग लाइन जा रही है इसको हम बोलने वाले हैं कंजम्पशन का कर्व. ओके, अगर सिर्फ इकोनॉमी में कंजम्पशन होता तो कितना होता, सी के कर्व जितना. ओके, और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कितना चल रहा है, आर से ही लेकर ये वाला आई. समझ में आ रहा है? दो चीजें मैंने बताई. इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कितना है, आर आई कर्व में. इकोनॉमी में कंजम्पशन कितना है, आर सी. लेकिन इकोनॉमी में सिर्फ कंजम्पशन नहीं रहता, तो हमें क्या करना होगा, ये आई की और ये सी की टोटल करनी होगी. दैट विल बी सी प्लस आई. ओके, और ये जो डिफरेंस है वो है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट का गैप. तो वो हमारे पास दूसरा एक सी प्लस आई वाला गैप रहता है, सी प्लस आई वाला कर्व रहता है, और उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व, एडी कर्व. ये देखो ये वाला. समझ में आ रहा है? मैंने आपको पूरा कर्व एक्सप्लेन किया है. आपको ये समझ में आ रहा है? क्या आप ये ड्रॉ कर रहे हो मेरे साथ? आई विल गिव यू 2 मिनट्स. आपको कुछ पेंसिल वगैरह की जरूरत नहीं है. एक सिंपल सा पेज, सिंपल सी बुक, और उसके साथ सिंपल सा पेन. दैट्स इट. कुछ रूलर की भी जरूरत नाही आहे, कुछ मतलब पट्टी वगैरे घेऊन पण काही गरज नाही. सिंपल माझ्या बरोबर ड्रॉ करायचंय. सो एक्स एक्सिस ड्रॉ केला, एक्स एक्सिस वर इनकम आहे. वाय एक्सिस ड्रॉ केला, त्याच्यावर एक्सपेंडिचर आहे. ओके, इनकम मध्ये तुमचं सगळं वाय आणि क्वांटिटी येते. ओके, वाय मतलब वाय एक्सिस नहीं, ओके, वाय जो इनकम के लिए हम बोलते हैं. और एक्सपेंडिचर में आता है कंजम्पशन, सी प्लस आई मतलब इन्वेस्टमेंट, और अगर गवर्नमेंट सेक्टर है तो जी. लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, तो अभी के लिए मैं इसको मिटा रही हूँ. ओके, लेकिन अगर होता थर्ड सेक्टर तो गवर्नमेंट का सेक्टर भी आ जाता, और फिर ये ग्राफ भी बन जाता सी प्लस आई प्लस जी. आपने ये निकाला होगा, मैं फिर से एक बार बता रही हूँ. आर से लेकर दिख रहा है
कि हमारे इकोनॉमी में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, RI। RC जो कर्व है वो हमारा कंजम्पशन का कर्व है, इकोनॉमी में टोटल कितना कंजम्पशन हो रहा है। और जब हम I और C का टोटल कर रहे हैं, C+I, तो हमें जो कर्व मिल रहा है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकॉनॉमी। समझ में आ रहा आहे? आता तुम्हाला मला सांगायला हवं बरं का की तुम्हाला समजतंय की नाही, कारण आता भरपूर साऱ्या जर डायग्राम सुरू झाल्या आणि मला ते तुम्हाला न घाबरवता आणि नीट शिकवायचे असतील तर मला कळलं पाहिजे तुम्ही ऍक्च्युअली घाबरलायत की नाही घाबरलाय. सांगा बरं मला, तुम्हाला समजतंय का? समझ में आ रहा यस है? मैम। ओके. थोड़ा डर लग रहा है तो बता दीजिए मुझे, मैं आपको फिर से बताने वाली हूँ. थोड़ा भी कुछ डिफिकल्टी है, एक एक चीज अगर झट से और विदाउट डिफिकल्टी या फिर कैसे बोले विदाउट डाउट आप क्लियर करते जाओ तो आपको आगे आगे बिल्कुल 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 भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला. बिलीव मी ऑन दैट. ओके. तो ये डायग्राम आपके समझ में आई? लेट्स गो फर्दर. क्या दिखता है हमें? तो एक्स एक्सिस पे क्या है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सॉरी एम्प्लॉयमेंट. ओके. इज देयर समवन हु वांट्स टू टॉक टू? ओके, अगर है तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए. ओके, मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रहा है. वाई एक्सिस पे क्या है? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, जिसको हमने बोला है एक्सपेंडिचर. फिर कंजम्पशन फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय सी लाइन, मतलब ये वाला फंक्शन. ओके, कंजम्पशन फंक्शन ये दिखाई दे रहा है. इसके बाद हमें पता चल रहा है कि जब भी हम बात कर रहे हैं C इज इक्वल टू A प्लस BY, तो कंजम्पशन फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट होता है? ये फॉर्मूला में C इज इक्वल टू A प्लस BY. क्या आपको पता है C इज इक्वल टू A प्लस BY क्यों बोलते हैं हम? देखिए, A इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है कि पैसे हो ना हो हमें कंज्यूम करनी ही पड़ती है. कुछ खाना, कुछ मेडिसिन, कुछ भी है हमें कंज्यूम करना ही करना पड़ता है. पानी, तो दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन. A इज अ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो इकोनॉमी में, हमारे पास कुछ भी नहीं हो, फिर भी ये चीजें हमें कंज्यूम करनी ही करनी पड़ती है, लाइक अ बेसिक नीड्स, और उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन. B इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब आपकी एक्चुअली चीजों को कंज्यूम करने की क्या इच्छा है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मतलब एडिशनली, मार्जिनल का मतलब है एडिशनल. ओके, आपके पास 5 है, 5 एप्पल्स है और आपने 6 मतलब 6th एप्पल लिया. ओके, तो वो 6th एप्पल दैट विल बी मार्जिनल एप्पल. एडिशनल एक एप्पल वो मार्जिनल होगा. सो आपको पता चल रहा है, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल. तो एडिशनल हमारा जो ऑलरेडी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है वो तो हमने कंजम्पशन में लिया ही है, उसके साथ आपकी एडिशनल कितनी इच्छा है इनकम में से कंज्यूम करने की. इसलिए तो हमारे पास अगर 100 रुपए का इनकम है और मुझे मेरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लेट मी शो यू. अगर मेरा इनकम 200 रुपए का है, ओके, कितना है मेरा इनकम? 200 रुपए का, और मेरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 20% है. 20% मतलब 0.2. ओके, तो 20% मतलब 0.2. तो मेरी इच्छा क्या है कि अगर मेरे पास 100 रुपए होते तो उसमें से मैं 20 रुपए, 20% मतलब 20 रुपए 100 में से वो खर्च करूंगी अपने खुद पर, दैट इज कंजम्पशन में करूंगी. मतलब मेरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मेरी इच्छा चाह टू कंज्यूम, दैट विल बी 20% ऑफ माई इनकम, मतलब 0.2 ऑफ द इनकम. तो मेरा इनकम है 200, तो मुझे एक्चुअल BY निकालने के लिए यहाँ पर जो BY दिखाया गया है, मतलब टोटल कंजम्पशन, क्या करना होगा? 200 को मल्टीप्लाई करना होगा 0.2 से. तो ये है मेरा इनकम Y और ये है मेरा B. ओके, तो मैं क्या करूंगी? सिंपल मल्टीप्लीकेशन करूंगी, राइट?
तो कितना आएगा 40। इसका मतलब पहले मेरा अगर ऑटोनॉमस कंजम्पशन हम कंसिडर कर लेते हैं 10 है, तो वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन हुआ 10 प्लस BY हो जाएगा प्लस BY हो जाएगा 40। मतलब मेरा टोटल कंजम्पशन कितना होगा 50। तो मेरा टोटल C कितना है 50। क्या आपको ये समझ में आ रहा है वो इक्वेशन कंजम्पशन फंक्शन कैसे निकाला है? यस मैम। ओके, वेरी गुड। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिए। अगर आपको ये लिख कर लेना है, मुझे पता है मैंने ऐसा स्लैंटिंग पोजीशन में लिखा है, अगर लिख के लेना है तो भी आप लिख सकते हो। ओके, सो लेट्स सी इसके बाद क्या आता है हमें। इसके बाद आता है इसके लिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमेशा 0 to 1 के बीच में आती है। मतलब वो 0 से ज्यादा रहती है हर बार। अब पूछो कि पूरा का पूरा इनकम तो हम नहीं खा जाएंगे, हम तो खत्म नहीं करने वाले। तो 1 मतलब पूरा का पूरा इनकम, और 0 मतलब बिलकुल कंजम्पशन ना होना। ऐसा होता है क्या हमें किसी की चाह नाही आहे, कुछ आपल्याला कशाची इच्छाच नाहीये, असं कधी असतं का? नाही। त्यामुळे 0 MPC असूच शकत नाही। 0 तुमची कंझम्पशन करण्याची इच्छा कधी असूच शकत नाही। आणि 100 किंवा म्हणजे 1 ज्याला म्हणतो आपण ऍक्च्युअली स्टँडर्डाइज मध्ये 0 to 1 मध्ये, ती पण असू शकत नाही। आपल्याला सगळंच्या सगळं कधीच आवडत नाही संपवून टाकायला। नेहमी असं वाटतं उद्यासाठी काहीतरी विचार करावा, उद्यासाठी सेव्ह करावं। सो इट कॅन नॉट बी, मतलब मेजरली 0 और 1 के बीच में रहती है। इट नेवर, इन रियलिटी इट इज नेवर 1, इट इज नेवर 0। समझ में आ रहा है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब जो बी हमने निकाला था वो 20% था। ओके, 20%। अगर आपको याद नहीं है, थोड़े से मैथमेटिकल लेसन्स भी दे जाते हैं जाते जाते। तो ये 20% मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100 होता है, राइट? 20% मतलब, राइट? तो इसका मतलब अगर आप उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करो तो हो जाता है वो 0.2। तो वो भी आ गया 0 और 1 के बीच में। ओके, समझ में आ रहा है आपको, राइट? उसके बाद आता है आई लाइन रिप्रेजेंट्स ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो जो भी छोटी छोटी चीजें जिसके हिसाब से गवर्नमेंट को, फर्म्स को, मेजरली इंडस्ट्रियल एरिया को हेल्प होती है, उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, भले ही कोई आगे आकर इन्वेस्ट ना करे, ऐसी छोटी छोटी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती ही रहती है हमारे कुछ करने से या ना करने से। तो ये खुद से बनने वाली जो इन्वेस्टमेंट है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, और ये आई लाइन से दिखाई गई है। उसके बाद है एग्रीगेट और इफेक्टिव डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन डिमांड प्लस इफेक्टिव डिमांड। मतलब कंजम्पशन की डिमांड, एग्रीगेट डिमांड मतलब कंजम्पशन डिमांड प्लस इफेक्टिव डिमांड।